सभी का अपने चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, विज्ञान का अम्ल, अक्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के बारे में आपने सेवन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा था तो भाई आप पढ़ लेना, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल क्या होता है। अम्ल बेसिकली ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी सेवन्थ क्लास में जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं ना, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरे इनकी होती है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। देखो, एक लिटमस पेपर, तो नीला लिटमस पेपर पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो वो नीले वाले को किस में चेंज कर देगा, लाल में चेंज कर देगा। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते। देखो, जितने भी अम्ल होते हैं उन सब के अंदर होती है हाइड्रोजन की मात्रा। ठीक है, हर अम्ल के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर इनको पानी के अंदर घोल देंगे तो जो हाइड्रोजन होगा अम्ल के अंदर, वो हाइड्रोजन अम्ल में से निकल करके जल में घुल जाएगा और H+ H+ आयन देगा। चौथा पॉइंट है, एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है खट्टा। खट्टा शब्द होता है, इसलिए हम इसको एसिड कहते हैं अम्ल को। अब अम्ल भी कई तरह के होते हैं। प्रबल अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, प्रबल अम्ल। फिर आते हैं दुर्बल अम्ल, CH3COOH। ठीक है, कार्बोक्सिक अम्ल है ये, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सी मतलब कि कमज़ोर अम्ल है। सांद्र अम्ल होता है जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो। देखो, सांद्र के अंदर अगर हम अम्ल को डाल देते हैं मतलब कि थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, बट सांद्र का मतलब है यहाँ पर कि पानी कम है और अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की मात्रा थोड़ी हो लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो इसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड, जिसके अंदर अम्ल थोड़ा और पानी ज़्यादा हो। अब क्षारक क्या होते हैं यार। देखो, क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जिनका स्वाद कड़वा होता है वे बेसिकली क्षारक होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब देखो, लाल वाला लिटमस पेपर होगा, उसको किस में चेंज कर देंगे, ये अगर इनको टच करेंगे तो ये बदल जाएंगे नीले लिटमस पेपर में। ठीक है, उसका रंग चेंज कर देंगे। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयन देते थे अम्ल, उसी तरह से अगर इनको पानी में घोल दी जाए क्षारकों को तो ये OH- आयन पानी के अंदर छोड़ेंगे। प्रबल अक्षारकों के उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके नाम याद कर लेना। दुर्बल अक्षारक या फिर जो कमज़ोर अक्षारक है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दे रखा है तुम्हें। फिर है क्षार, एल्कलाई क्या होता है, जो पानी के अंदर घुल सके ऐसे क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हें याद कर लेना। पानी में घुलनशील, हर कोई क्षारक पानी में घुलनशील नहीं होते, बस जो घुलेंगे उन्हीं को क्षार कहते हैं, एल्कलाई कहते हैं। लवण, सोल्ट क्या होता है, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल और अक्षारक दोनों आपस में जुड़ते हैं, खट्टी चीज़ और कड़वी चीज़ दोनों आपस में जुड़ती है तो क्या बनाती है, लवण बनाती है, सोल्ट बनाती है, नमक बनाती है। नमक भी कई तरह के होते हैं, खाने वाला नमक होता है और कुछ फैक्ट्रीज़ में ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी नमक डाला जाता है, तो अलग अलग वैरायटी का होता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड जिसका उपयोग ब्यूटी के समान में होता है। सूचक क्या होता है, देखो सूचक किसी भी दिए गए विलयन में, कोई भी विलयन आपको दिया होगा उसमें अम्ल या अक्षारक की उपस्थिति को दिखाएगा वो कि ये पदार्थ जो आपने लिया है, जो विलयन आपने लिया है, ये अम्ल है या अक्षारक है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। अगर हम सूचक को अम्ल के अंदर डालते या क्षारक में डालते तो इनका रंग में परिवर्तन आ जाता है या फिर इनकी गंध बदल जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये पदार्थ या ये विलयन अम्लीय है या अक्षारीय है। देखिए, सूचक के प्रकार पढ़ते हैं हम यहाँ पर। प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं और गंधीय सूचक होते हैं। ये 3 प्रकार के सूचक होते हैं जो हमें अम्ल तथा अक्षारक के बारे में बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं। देखो, प्राकृतिक सूचक होते हैं ये पौधों से पाए जाते हैं, बेसिकली जो प्रकृति से मिले हमें। जैसे लिटमस पेपर है, लाल पत्ता गोभी भी एक बढ़िया सूचक है। हाइड्रेंजिया का पौधा होता है
और गुड़हल का जो फूल होता है ये भी प्राकृतिक सूचक होती है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या रंग परिवर्तित करते हैं। कृत्रिम सूचक या फिर इनको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, जिनको इंसानों ने बनाया है। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्लेथिन है, ये सब रसायन है। ठीक है। और हमारे क्या है, कृत्रिम सूचक है। गंधीय सूचक, जिसके अंदर गंध में परिवर्तन हो। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या अक्षारीय माध्यमों में बदल जाती है, जैसे कि प्याज है और लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक है। गंध दे करके हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। आइए देखिए, यहाँ पे टेबल बनाई रखी है, यहाँ पे तालिका के अंदर सूचक दे रखे हैं, उनके रंग में या गंध में किस तरह से परिवर्तन होता है अम्ल के साथ और फिर अक्षारक के साथ। तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है, मैंने आपको बताया था अम्ल में, और अक्षारक में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल पत्ता गोभी का रस, अगर लाल पत्ता गोभी देखो हरी होती है, लाल पत्ता गोभी भी होती है एक, अगर अम्ल के साथ डालेंगे तो वो लाल रंग की हो जाएगी, और अगर हम अक्षारक के साथ डालेंगे तो उसका रंग हरा हो जाएगा। हल्दी देखो अम्ल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन अक्षार के साथ लाल रंग में बदल जाती है। जब आपने देखा होगा आपके कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाता है तो आप साबुन से रगड़ते तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो साबुन क्या है, हमारा अक्षार होता है, और इसी कारण वो जो कपड़े पर रंग आता है लाल रंग, वो यही दिखाता है, यही इंडिकेट करता है कि ये अक्षारक से रिएक्शन हुई यहाँ पर। हाइड्रेंजिया का जो फूल होता है ये नीले रंग का हो जाता है अम्ल के साथ, और गुलाबी रंग देता है अक्षार के साथ। फिनोल्फ्लेथियम देखो कृत्रिम सूचकों के बारे में आगे हमने प्राकृतिक पढ़े थे, अब कृत्रिम पढ़ रहे हैं हम, जो फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। तो फिनोल्फ्लेथिन रंगहीन रहता है, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं आता, बिल्कुल पानी की तरह रहता है ये अम्ल के साथ। ठीक है। और गुलाबी हो जाता है क्षारक के साथ, अगर क्षारक डाल देंगे इसके अंदर, कड़वी चीज़ डाल देंगे, चिकनी चीज़ डाल देंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ तो लाल रंग दिखाएगा, और अक्षारक के साथ पीला रंग दिखाएगा। देखो भाई नोट करते जाओ, पेपर में आता है ये टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। अब देखो गंधीय सूचक का देखोगे तो प्याज का रस, अगर अम्ल डाल देंगे इसके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा स्मेल देगा, बहुत ज़्यादा गंध देगा, और अक्षार के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, कोई भी गंध नहीं आएगी, अम्ल के साथ आएगी सिर्फ। वेनीला, वेनीला बेसिकली वेनीला एसेंस होता है जो कि आइसक्रीम में या केक में डलता है, तो गंध समान रहती है अम्ल के साथ। ठीक है, जैसे जैसा हमने डाला वैसा का वैसा ही रहेगा, और अगर हमने अक्षार के ऊपर डाल के तो कोई गंध नहीं आएगी, और अम्ल के साथ हमें गंध आएगी। लौंग के तेल में भी ऐसा ही है कि गंध समान रहेगी, लेकिन अक्षार पड़ते ही उस पर गंध आनी ही बंद हो जाएगी। ठीक है। अब देखो धातुओं की अभिक्रिया, धातुएं अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, देखो यहाँ पे देख सकते हो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है यहाँ पे HCl, धातु जिंक ले रखी है, तो क्या बनाती है ये, लवण बनाती है, नमक बनाती है, और हाइड्रोजन गैस निकालती है। हाइड्रोजन गैस क्यों निकलती है, क्योंकि अम्ल के अंदर हाइड्रोजन होती है, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे यहाँ पे HCl है, Zn है, Zn के साथ Cl आ गया है, और हाइड्रोजन गैस जो कि अम्ल में थी, HCl में थी, वो निकल गई है यहाँ पर। अगर अक्षारक के साथ अभिक्रिया देखें तो अगर अक्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही निकालेगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है और जिंक की रिएक्शन करवा रखी है, तो क्या बनेगा, जिंक, सोडियम जिंकेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस फिर से रिलीज हो जाएगी। पोप टेस्ट होता है बेसिकली, अगर किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर उसकी परख नली को, उस गैस चैम्बर को अगर आप आग के पास ले जाते हो तो उसमें से पट पट की या पोप की ध्वनि आती है। वो पट पट की ध्वनि क्यों आती है, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस के जलने का सबूत होता है, और वो उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, देखो अम्ल के साथ और अक्षार के साथ देखेंगे हम। अगर अम्ल के साथ हम धातु का कोई कार्बोनेट ले रहे हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट लिया यहाँ पर, तो लवण बनेगा, नमक तो बनना ही है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पे निकलेगा CO2 को निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बोनेट का यूज़ कर रहे हैं हम, और कार्बोनेट में C होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और हमारा बनेगा जल। ठीक है, तो लवण, CO2 और जल, ये तीन चीज़ें बनेंगी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ, और अक्षार के साथ ये रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ भी भाई यही बनेगा। तो इनका डेफिनेशन बुक्स में मिल जाएगी तुम्हें, और इनके एग्जाम्पल्स दे रखे, ये तुम याद कर लेना। CO2 की जांच देखो कैसे करी जा सकती है। CO2 गैस आपको पता होगा ये ऑक्सीजन की दुश्मन है। अगर आप
कभी भी कोई चीज़ जला रहे हो उसके ऊपर CO2 डाल देते हो तो वो चीज़ जिसके ऊपर आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी। ठीक है, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्निशमक, जिसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके स्कूलों में लगे हुए हैं, उनके अंदर बेसिकली CO2 गैस ही निकलती है, जो झाग सा निकलता है। ठीक है, तो वो क्या कर देती है, पानी को या आग को बुझा देती है। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, अगर इसमें CO2 प्रवाहित कर दे, हम डाल दे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कि सफ़ेद रंग का होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अगर अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे CO2 तो क्या बन जाएगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि पानी में घुल जाएगा। तो दूधिया रंग का अगर पानी हो जाए तो हम भी ये पता कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया में CO2 गैस निकली है, क्योंकि जब भी तो दूधिया हुआ है ना, क्योंकि CO2 जोड़ी गई है यहाँ पर। अम्ल एवं अक्षारक की आपस में अभिक्रिया, देखो अम्ल है और क्षारक है, अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, मैंने बताया था लवण बनेगा और जल बनेगा। तो इसी प्रक्रिया को, जिसमें अम्ल अक्षारक मिल जाए और लवण और जल बन जाए, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन कर देना, न्यूट्रल कर देना। जब अम्ल द्वारा क्षारक के प्रभाव को कम करने के लिए या फिर क्षारक में अम्ल का प्रभाव कम करने के लिए इनको आपस में मिलाया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या बनता है, लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा और जल मिलेगा आपको। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा, नमक बन गया NaCl और H2O बनेगा। ठीक है, याद रखना। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, और इसको क्या किया आपने, अम्ल HCl के साथ रिएक्शन दी। अब धातु का, कैल्शियम धातु है, उसका ऑक्साइड है O, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया आपने, अम्ल के साथ डाला तो क्या बना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना और जल बनेगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे H2O आएगा। ठीक है, तो जो धातु का ऑक्साइड होता है, इसकी प्रकृति देखो क्या हो रहा है, ये क्षारीय प्रवृत्ति है। हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी क्षारीय प्रवृत्ति है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो हमारा अम्ल है HCl और जो CaO है, इनको मिलाने पे हमारा क्या बना है, लवण बना है और जल बना है। लवण और जल तो जब भी बनते जब हम अम्ल में अक्षारक डालते, तो इसका मतलब धातु ऑक्साइड अक्षारक का काम करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रियाएं, जो अधात्विक ऑक्साइड होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन क्या है, अधातु है, इसका ऑक्साइड है। अगर इसको किसी अक्षार के साथ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे क्षार लिया था हमने, तो इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड किसका काम कर रहे हैं, अम्ल का काम कर रहे हैं, तभी तो लवण और जल का निर्माण हुआ है ना। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे जो चार्ट दे रखा है, ये जो हमने पिछले ऊपर अभी हमने वीडियो में देखा है, वो ये सब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। अम्लों में और क्षारकों में समानताएं क्या होती है, देखो सभी अम्ल H+ आयन देती है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर किसी भी अम्ल को या फिर क्षारक को अगर पानी में मिला दिया जाता है तो ये तनुकृत हो जाती है, मतलब इनका प्रभाव हल्का सा कम हो जाता है। जल में मिलाने पर जो इनके आयन होते हैं, H+ आयन हो या फिर OH- आयन हो, इनके प्रतिकाय आयतन में कमी हो जाती है, मतलब इनका प्रभाव कम हो जाता है, इनकी जो मात्रा है अम्ल के अंदर वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब प्रबल अक्षार और अम्ल की प्रबलता हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये होता है आपका pH लेवल वाला, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे pH पेपर पर। जलीय विलयन में अम्ल तथा अक्षारक, अगर पानी के अंदर हम अम्ल को घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन+ आयन देते हैं। ठीक है, और इनको H+ आयन को हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, H3O+। अब 3 क्यों आ गया, क्योंकि देखो H है और उसको H2O में जोड़ोगे तो H2 पानी के अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन के है और 1 परमाणु किसका आ रहा है, अम्ल का आ रहा है, तो ये जो दोनों जुड़ करके 3 परमाणु बनाते हैं हाइड्रोजन के, तो H3O बनता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। जल की उपस्थिति में अगर हम अक्षारक को डालेंगे तो क्या होगा, देखो NaOH है, अगर पानी के अंदर डालेंगे तो Na तो अलग आयन बन जाएगा और OH अलग आयन बन जाएगा।
और ये भी चीज़ याद रखना कि कभी भी हम अम्ल में, किसी भी अम्ल के बीकर में हम पानी नहीं डाल सकते। अगर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हमारा जो बीकर है या गिलास है वो टूट भी सकता है, हमारे हाथों को भी, हमारी आंखों को भी क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए हमें हमेशा पानी के अंदर ही अम्ल या क्षारक को डालना चाहिए, वो भी ड्रॉप ड्रॉप करके, और इसको हिलाते रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, तो आ जाता है पेपर में 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो मैं उसे समझा सकते हो। ये दोनों पॉइंट ऊपर और नीचे वाले लिख देना और ये चित्र बना देना। पीएच लेवल देखो, पीएच स्केल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन के आयन कितने हैं, कितने अम्ल की मात्रा है, सांद्र है या फिर तनु है, उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक फुट्टे मान लो बेसिकली स्केल मापक बनाया गया है, इसे कहते हैं पीएच स्केल। इसमें पी का मतलब है पुशांस, जो कि जर्मन शब्द जिसका मतलब होता है शक्ति, कि एच की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है। अगर पीएच लेवल जो होता है हमारा वो 0 से 7 तक होता है। अगर 7 है तो इसका मतलब वो विलयन कैसा है, उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब कि वो लवणीय है। और पीएच लेवल अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, और पीएच लेवल अगर 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14 तक है, तो वो अक्षारीय विलयन है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। अगर यहाँ पे बाईं ओर जाएंगे घटते रहेगा, 7 से कोई संख्या 6 है, 5 है। अगर किसी का पीएच लेवल 1 है तो वो प्रबल अम्ल है। तो 7 से बड़ी संख्याएं जितनी भी है, 7, 8, 9, 10, 12, 14 तक, ये सारे क्या है, बढ़ते हुए क्षारक प्रकृति के विलयन होंगे यहाँ पर। अब दैनिक जीवन में पीएच लेवल का महत्व देखो, हमने पीएच लेवल के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन पीएच लेवल हमारी ज़िंदगी में क्यों काम आता है ये देखो। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। देखो पौधों में भी पीएच लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि देखो अम्लीय वर्षा होती है या फिर अगर हम ज़्यादा अम्ल का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, तो हमारी भूमि अम्लीय हो जाती है। अगर भूमि अम्लीय होगी तो वहाँ पर पैदावार नहीं हो पाएगी। इस ऐसे ही हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर भी 7 पीएच से लेकर 7.8 पीएच तक का परास के बीच में कार्य करता है। ठीक है, हमारा शरीर भी न्यूट्रल है, ना अम्लीय है ना अक्षारीय है। जब वर्षा का जल का पीएच मान जो 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हम अम्लीय वर्षा। मिट्टी का पीएच लेवल मैंने अभी आपको बताया कि उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें अम्लीय अक्षारीय प्रकृति का बैलेंस करना पड़ता है। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच लेवल का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है। कभी कभी हमें एसिडिटी बन जाती है, जब हम कभी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि खट्टी डकारें जब आती है तो उस वक्त हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस एसिड को शांत करना पड़ेगा, उसको लवण बनाना पड़ेगा। उदासीनीकरण करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम अक्षारक का प्रयोग करेंगे। जो आप इनो पीते हो या सोडा पीते हो बेसिकली अक्षारक ही होता है। तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जांपल दे रखा है, और एंटासिड, ये सारे होते हैं। एंटी एसिड का मतलब होता है जो एसिड को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ सकता है इसमें, तो तुम लिख सकते हो कि हम पेट दर्द में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम पी सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एसिड को न्यूट्रल कर सकें। ऐसे ही अगर पीएच लेवल का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में का क्षय आरंभ हो जाता है, मतलब दांत सड़ने लग जाती है। दांतों की प्रकृति कैसे हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, क्योंकि पीएच मान कितना है, 5.5, 7 से कम है। 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो अक्षारीय होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो साधारण नमक के साथ रसायन देखिए कैसे बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे हम, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना सीखेंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसको पानी के अंदर अगर आप घोल देते हो और उसके अंदर बिजली को प्रवाहित कर देते हो तो वो टूट करके वियोजित होकर के सोडियम के कण देगा, सोडियम के आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड के आयन बनाएगा।
तो इसी अभिक्रिया को क्या करेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का निर्माण होता है और क्षारक का भी निर्माण होता है। ठीक है, जैसे NaCl है और पानी के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवाई, यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, तो क्या बना, NaOH बना और Cl क्लोरीन गैस निकल गई और हाइड्रोजन गैस भी अलग हो गई। अब एनोड पर, क्योंकि एनोड प्लस का होता है, तो उस पर कौन सी गैस जाएगी, क्लोरीन गैस जाएगी, क्योंकि क्लोरीन गैस माइनस की होती है। कैथोड पर कौन सी गैस अट्रैक्ट होगी, हाइड्रोजन गैस अट्रैक्ट होगी, क्योंकि कैथोड माइनस का साइन होता है उस पर और हाइड्रोजन प्लस के आयन होते हैं इसमें, और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। ठीक है, अब इनके उपयोग है, ये उपयोग पढ़ सकते हो तुम। अब हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो जो सूखा भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस पर अगर क्लोरीन की गैस के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, आप याद कर सकते हो। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का, वस्त्र उद्योग में। ठीक है, सूती कपड़े बनाने में, लिनन के कपड़े बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जक के विरंजन के लिए, कागज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सी पार्ट है, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, इसका प्रयोग उपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डी पार्ट है, देखो, पीने वाले पानी के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, मतलब कि पानी के अंदर से बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो बेकिंग सोडा, ये इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकते हैं, तो यार इनको अच्छे से करना। बेकिंग सोडा आपने सुना होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड, खाने वाले नमक और पानी को, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 का मतलब क्या है यहाँ पे, अमोनिया, इनकी रिएक्शन करवाते हैं इन 4 चीज़ों की, तो आपको प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसे वो बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और ये एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है, खाना पकाते समय इसमें निम्न अभिक्रिया हो जाती है। देखो, अगर खाना बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको गर्म किया गया है, ये डेल्टा का निशान है, मतलब हीट का निशान है, गर्म हो रहा है, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, पानी बन रहा है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर बेसिकली बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है, उन दोनों को रिएक्शन करवा देंगे तो हमारा बेकिंग पाउडर तैयार हो जाता है। फिर बी पार्ट में देखोगे तो इस अभिक्रिया में CO2 गैस भी रिलीज होती है। तो CO2 गैस क्या करती है, अगर हम इसे केक के अंदर डाल देते हैं तो ये यीस्ट को उत्पन्न करने में सहायता करती है, इसलिए उसमें जो देखते हो आप, केक या ब्रेड जो होती है स्पंज की आकार की होती है, थोड़ी फूली हुई होती है और ये मुलायम बन जाता है। सी पार्ट देखोगे तो सी में बताया गया है कि ये एंटासिड की तरह इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अगर पेट में गर्मी हो रही हो, अम्ल की मात्रा बढ़ गई हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और डी पार्ट में बताया गया कि इसका उपयोग सोडा अग्निशामक में भी किया जाता है, मतलब कि आग बुझाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं धोने वाले सोडे के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10H2 होती है, 10 जल के अणु होते हैं। इसको बनाने की प्रोसेस भी भाई यही है कि आपको यहाँ पे जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो यहाँ पर, तो आपको मिला है सोडियम कार्बोनेट। तो उसी सोडियम कार्बोनेट को ले लोगे आप और उसके अंदर 10 जल के कणु मिला दोगे, 10H2O कर दोगे, तो आपको मिलेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और 10H2O मिलेगा आपको। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जाता है कांच, साबुन और कागज़ बनाने में। इसका उपयोग किया जाता है बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स मिश्र धातु होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स मिश्र धातु होती है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। सी पार्ट में देखोगे तो इसका उपयोग घर की साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है, क्योंकि धोने वाला सोडा है। ठीक है, तो डिटर्जेंट वगैरह बनाने में काम आता है ये। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जो जल खारा हो जाता है, कठोर जल होता है, उसको मीठा करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं, इसको POP कहते हैं, पी से प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं तो ये अपने पानी को त्याग कर ये बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसकी रिएक्शन देखोगे तो देखो यहाँ पे उल्टी रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पर यहाँ मैंने जिप्सम बना रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, उल्टी रिएक्शन लिखनी है, जिप्सम को पहले लिखना है और हीट देना है आपको, और उससे आपको क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा, प्लस में हाफ H2O बनेगा। ठीक है, ढेर पानी के जो कण होंगे वो अलग हो जाएंगे। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, डॉक्टर जब टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर प्लास्टर करने पे, तभी तो एकदम कठोर पदार्थ बन जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि देखो प्लास्टर के खिलौने भी पाए जाते हैं, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। देखो दीवारों पे पीओपी की हम परत चढ़वाते हैं ना, तो बेसिकली सतह को चिकना बना देता है। क्रिस्टलन का जल का मतलब होता है कि किसी भी सोल्ट के अंदर फिक्स्ड मात्रा होती है पानी के जल के अणुओं की, उसी को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे अगर कॉपर सल्फेट दे रखा है, इसके साथ 5 H2O के कण मिलेंगे, ठीक है, तो ये फिक्स है। जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमने धोने वाला सोडा पढ़ा था, तो इसके अंदर जल के कितने कण हैं, 10 अणु हैं इसके अंदर। कैल्शियम सल्फेट और 2H2O ये जिप्सम है, जो अभी ऊपर दिखाया गया है जिप्सम, ठीक है, जिससे हमने कैल्शियम सल्फेट बनाया था, हमने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी बनाया था। तो उसके अंदर क्रिस्टलन के जल कितने हैं, 2 है। तो भाई ये आ सकता है पेपर में पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में। तो बेसिकली तुम्हारा चैप्टर यही था, थोड़ा मुश्किल लग सकता है तुम्हें, पहली बार तुमने वीडियो देखी हो तो, अगर ना रीड किया हो तो दोबारा से इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सके।